देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोलॉजिस्ट आर नॉट how many prokaryotic species there might be. How many prokaryotic species there might be. Explain why. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। आपने पढ़ा होगा कि अभी तक जो टोटल स्पीसीज़ डिस्कवर्ड हैं अर्थ पर वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, लेकिन उनमें प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ का कोई डाटा नहीं है। रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट बताया 7 मिलियन, उसमें भी कोई डाटा नहीं है प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स को हम क्यों काउंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं उसके? बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है अभी तक कि कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ होंगी या हैं। कहने का मतलब कि हमने अभी तक प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके कुछ रीज़न्स बताइए। सो उसके कुछ रीज़न्स हैं, वो हम कर लेते हैं। कन्वेंशनल एक्सोनोमिक मेथड्स हैं वो नहीं है, सुटेबल नहीं है। मीन एक्सोनोमिक मेथड्स for identifying prokaryotes. Second, prokaryotic are not culturable, are not culturable under laboratory कल्चर ही नहीं की। क्राइटेरिया चूज भी कर लें, if we choose molecular और बायोकेमिकल क्राइटेरिया, if we choose molecular और biochemical criteria to count them, their number alone might run into millions. यानी कि अगर हमने कोई मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल क्राइटेरिया चूज़ भी कर लिया उनको काउंट करने के लिए, तो उनकी संख्या मिलियंस में आ जाएगी। कहाँ तक संजोएंगे उनको हम, कहाँ तक संभालेंगे उनको, मिलियंस हो जाएगी। और ये मिलियंस कोई 2 to 4 मिलियंस नहीं हो रहा यहाँ पे बात, यहाँ पे 10 to 20 यानी 10 से अबव मिलियंस की बात हो रही है। इतना कहाँ तक उनको रखेंगे? ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, देखो रखना तो पड़ेगा। अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, वायरस हैं, बैक्टीरिया, वायरस की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ की बात हो रही है। वायरस को
आइडेंटिफाई करना, वायरस की स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करना, वो अलग चैलेंजिंग टास्क होगा। अभी हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वायरसेस की तो बात छोड़ो। इनको करने का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे जैसे हमारा डाटा बढ़ेगा, जैसे कि क्योंकि स्टोर तो करना पड़ेगा इनको और मिलियंस में काम भी करना पड़ेगा इन पे, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ मिल जाए इनसे, या कुछ डिज़ीज़ कोजिंग जो माइक्रोब्स हैं उनका पता लग सकें कि भविष्य में वो डिज़ीज़ कोज कर सकते हैं, तो उनको पहले ही हम निरस्त कर सकते हैं, यानी उनको पहले ही डिसआर्म कर सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक बना सकते हैं। और तीसरा, अगर उनसे हमें कोई एंटीबायोटिक मिलती है तो वो भी यूज़फुल होगी, है ना। जैसे क्योंकि इन सब का सिग्निफिकेंस तब आ जाता है जब हमें बीमारियों से लड़ना हो। तो ये मिलियंस जो संख्या निकल कर के आ रही है स्पीसीज़ की, कि मिलियंस तक पहुंच जाएगी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़, तो इनमें से कुछ होंगी जो फ़ायदेमंद होंगी, लेकिन इन सब के लिए मिलियंस तक पहुंचना ज़रूरी है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से हमें पेनिसिलिन मिला, ऐसे ही हो सकता है हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकने वाला कोई एंजाइम मिल जाए इनमें से किसी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ में से। सो ये सिग्निफिकेंस है। इस सिग्निफिकेंस के लिए इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए, पर बात वही आ जाती है कि इस रिसर्च के लिए ना पैसा कौन लगाएगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि सारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना मुश्किल है क्योंकि पैसा नहीं है। ऐसे ही ना इस सारी की सारी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अमाउंट चाहिए। अब आप खुद देख रहे हो, यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, तो लोग लड़ने में खुश हैं, कब्ज़ा करने में खुश हैं। यूक्रेन के जो नेचुरल गैस जो संसाधन है ना, उस पे कब्ज़ा करने में यूरोप कब्ज़ा करना चाहता है, रशिया कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन वो अपना पैसा इधर नहीं लगाना चाहते, रिसर्च में नहीं लगाना चाहते। ये अब मैं क्या कहूँ, इस पर क्या विचार करूँ। सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।